Good morning. Today is 20th Feb 2017 and we're going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर आर्टिकल है, तमिलनाडु में ट्रस्ट वोट हुआ, पलीन स्वामी और दूसरा कैंप था पनीर सेल्वम, उन दोनों कैंप के बीच में एक विवाद था जिसको लेकर ट्रस्ट वोट हुआ तमिलनाडु की विधानसभा में। लेकिन जो सीन वहां पर उभर के आए, इमर्ज होके आए, एक तरह से वो लोकतंत्र का गला घोटने वाले थे। जिस प्रकार से कुछ जो एमएलएस थे डीएमके के, वो स्पीकर की सीट पर जाके बैठ गए और सीक्रेट वोटिंग की वो मांग कर रहे थे कि एमएलएस की तरफ से सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो एमएलएस थे वो रिसोर्ट में बंद थे। तो ये दो तीन चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं कि जो सीक्रेट बैलेट की जो मांग है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जब से लागू हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वोटिंग में, और जो एमएलए अपनी पार्टी से विरुद्ध जाके वोट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, इसलिए सीक्रेट वोटिंग नहीं हो सकती। दूसरा, जिस प्रकार से जो पेपर्स फाड़े गए या फिर चेयर्स उछाली गई, माइक को भी तोड़ा गया, वो हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक है। तो ये पूरा आर्टिकल है, बस और इससे ज़्यादा कुछ इस आर्टिकल में है नहीं। नीचे का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बेंगलोर के एक झील में आग लग गई, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जिस प्रकार से अब प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो कानून भी बनाने लगी है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडिया और चाइना रिलेशंस को लेकर और किस प्रकार इस पूरे रिलेशंस में, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दूसरे देश भी अब दखल देने लगे हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पे आर्टिकल है कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कोर्ट ने बीसीसीआई को गवर्न करने के लिए 4 पर्सन्स की कमेटी गठित की थी और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। नीचे का आर्टिकल यह हम डिस्कस करेंगे और नीचे का आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, ये ट्रंप और मीडिया से रिलेटेड है। इसके अलावा हम 2 आर्टिकल्स और भी डिस्कस करेंगे, एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये आर्टिकल रिलेटेड है जस्टिस से, और जो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए इस तरह का आ सकता है, बेंगलोर की एक झील में आग लग गई, तो कहीं ना कहीं जो ये वेटलैंड्स हैं, झील भी आपको पता है, झील, रिवर, ये सारी जो बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज, ये वेटलैंड्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक दुर्दशा दिखाता है, किस प्रकार की दुर्दशा है आजकल वेटलैंड्स की सिटीज़ के अंदर में, अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर में। क्योंकि आपको पता है कि अगर देखिए, जो वेटलैंड्स जिनको किडनी भी कहा जाता है अर्बन इन्वायरमेंट की, यानी लंग्स कहा जाता है, ये पूरे इन्वायरमेंट को साफ कर देते हैं। अगर अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए गए तो इनकी जो दुर्दशा है वो बढ़ती जाएगी और हमारे अर्बन एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। आपको इस बात पे टिप्पणी करनी है। और अब देखिए हुआ क्या इस तरह के सीन देखने को नजर आए, बेंगलोर में आग लग गई झील के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए, ये कश्मीर का सीन नहीं है, ये बेंगलोर का सीन है, ये बेंगलोर का सीन है, और ये बर्फ ना होकर एक फोम है, वहाँ की एक झील में आग लग गई थी। तो आप पूछोगे कि कैसे वाटर बॉडी में आग लग सकती है। देखिए, पानी के अंदर आग इसलिए लग गई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड मटेरियल थे उस झील के अंदर में, और ऐसे पॉल्यूटेड मटेरियल थे जो आग पकड़ते हैं। जैसे मैं बताऊं तो आपको NH3 यानी अमोनिया काफ़ी मात्रा में था इस पूरे झील के अंदर में, और इसकी वजह से देखिए ये फोम वगैरह बन गई, और ये काफ़ी हानिकारक है सांस लेने के लिए, उसके आसपास के रीजन्स के लिए। तो ये देखिए एक तरह की वार्निंग है, ये वार्निंग है कि हमारे जो अर्बन एनवायरनमेंट है हमारी सिटीज़ के अंदर में, वो क्रैश कर रहे हैं। और किस वजह से क्रैश कर रहे हैं, वो ऑफिशियल इनडिफरेंस यानी एपैथी है, एक प्रकार से जो है रवैया है सरकार का एनवायरनमेंट के प्रति, वो उदासीन है। और वही बात, वेटलैंड्स को किडनी कहा जाता है, और इनका फेल होना एक तरह से यह दिखाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और इवन जो दूसरी गवर्नमेंट्स है, फेल हो गई हैं एक सुरक्षित और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में सिटीज़ के अंदर में। तो एक डेटा के अनुसार 1973 से अभी तक 80% ऑलमोस्ट, यानी 79% वाटर बॉडी हैं वो डिप्लीट हो चुकी हैं, और 80% ट्री कवर है, यानी पेड़ हैं वो भी काटे जा चुके हैं। तो ये कम से कम डेटा है, याद नहीं रहेगा वैसा, समझने के लिए है पिक्चर। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यानी एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन सब ने जो जिस प्रकार से लेक की बेड्स हैं, लेक बेड्स क्या होते हैं, देखिए लेक बेड ये होते हैं, मान लीजिए ये लेक है, तो लेक ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल इसमें सेम पानी रहेगा, कभी पानी बढ़ेगा भी सही, कभी ज़्यादा भी रहेगा। तो कम पानी के बाद में मान लीजिए इतना पानी है तो उसके आसपास का कुछ एरिया खाली होना चाहिए, ताकि ज़्यादा पानी आ जाए तो वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन होता क्या है, लोग इस पर भी घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्लडिंग वगैरह, रिवर की जो फ्लडिंग होती है। उसके अलावा कैचमेंट एरिया, अगर कैचमेंट एरिया को हम समझने की कोशिश करें तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल है, ये घरों के अंदर में अपना वाश बेसिन होता है ना,
मान लीजिए ये वाश बेसिन है घरों के अंदर में, तो ऊपर टेप लगी होती है, टेप मतलब टूटी, तो टूटी से पानी आता है तो पूरा पानी फैल जाता है यहाँ वहाँ पे, और लास्ट में जाके एक बीच में सिंक होल होता है, तो सिंक में पानी चला जाता है। तो ये जो आसपास का एरिया है जहाँ से पानी आ रहा है, लास्ट में फिर सिंक में जा रहा है, एक जो पाइप लगी होती है नीचे, फिर उसके थ्रू सीवर में जाता है वाश बेसिन से। तो देखिए ये आसपास से पानी आ रहा था, इसको आप कैचमेंट एरिया कह सकते हैं कि, यानी ये जो सिंक होल है इसके अंदर में पानी जा रहा है, उसके लिए ये आसपास का एरिया कैचमेंट एरिया है। अब मैं आपको दूसरे इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ ये देखिए ये ट्रिब्यूटरी काइंड ऑफ थिंग्स हैं, नाले वगैरह हैं, लास्ट में एक नदी बन जाती है ऐसे, यानी यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, लास्ट में नदी बन जाती है। तो ये जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से रेन से पानी आ रहा है, यहाँ पे किसी और सोर्स से आ रहा है, वो सब ये इस बाद में जो रिवर में या फिर लेक में मिलता है, ये सब ऊपर वाला एरिया कैचमेंट एरिया है। समझ गए, ये होता है कैचमेंट एरिया। और बाद में देखिए इन वजह से, और जो पोल्यूशन होता है सीवरेज की वजह से, सीवरेज का जो मटेरियल है वो नदियों या फिर झीलों में बहा दिया जाता है, इंडस्ट्रीज का कूड़ा कचरा भी इस नदियों में बहा दिया जाता है, और इवन दूसरे जो वगैरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे ये जो वाटर बॉडीज़ है यानी वेटलैंड से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। और बेलांडूर लेक, ये लेक का नाम है जहाँ पे आग लगी है, वो इसी कारण से हुआ है। इन सब कारणों से जो हमने ऊपर डिस्कस करी, ये कूड़ा कचरा, इंडस्ट्रीज का, घर का और बाकी पोल्यूटेड मटेरियल्स, उस वजह से आग लग गई। देखिए अर्बन जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को पहले भी, लेकिन गवर्नमेंट का इनएक्शन था, जिसकी वजह से बेंगलोर है अब बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गया है। और स्टेट गवर्नमेंट को अब हाई टाइम है, बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है कि अब कई सारे एक्सपर्ट्स ने जो अपनी राय दी है, सुझाव दिए हैं, उनको अपनाना चाहिए और जो बेंगलोर को साफ स्वच्छ बनाने की तरफ कदम उठाने चाहिए। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने राय दी इनको, जैसे अब सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पार्ट है, इन्होंने भी कहा कि देखिए सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अभी जो पोल्यूटेड मटेरियल्स बहाए जाते हैं नदियों या फिर झीलों में, उनको रोका जाए, इन वाटर बॉडीज़ में पोल्यूटेड मटेरियल को बहाने से रोका जाए। और उसके बाद में आइडेंटिफाई कीजिए जो हमारे वेटलैंड्स हैं अभी जितने बचे हुए हैं, बचे कुछ जितने भी हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी पहचान कीजिए, ताकि उनकी एक मैपिंग कर सकें, डिजिटली और फिजिकल मैपिंग कर सकें उनकी, कि कहाँ कहाँ तक वो फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ से खतरा आ रहा है और कैसे उनको हम बचा सकते हैं। और दूसरा स्टेप ये उठाना है गवर्नमेंट को कि बाद में जो लैंड ग्रैबर्स हैं, यानी जो झील के आसपास का एरिया ग्रैब कर लेते हैं, अपनी जैसे घर वगैरह बना के वहाँ पे रहने लगते हैं, या फिर किसी और तरीके से उस जो झील के आसपास का लैंड है उसका यूज़ करने लगते हैं, तो गवर्नमेंट को उनको लैंड ग्रैबर्स को भगाना होगा वहाँ से और रिस्टोर करना होगा इंटरकनेक्टिंग चैनल्स भी। वाटर बॉडीज़ के आपस में ना इंटरकनेक्टिंग चैनल्स होते हैं, मान लीजिए ये झील है यहाँ पे, या फिर बाद में थोड़ा सा और कोई वाटर बॉडीज़ है, तो आपस में थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टिंग चैनल्स होते हैं, ताकि यहाँ पे बाढ़ आए तो दूसरे वाटर बॉडी में पानी चला जाए। लेकिन इस पे भी लोगों का कब्जा हो जाता है, तो आपस में फिर कनेक्शन है वो छूट जाता है। तो ये एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि इनके आपस का जो इंटरकनेक्शंस हैं वो फिर से इस्टेब्लिश होने चाहिए झीलों के बीच का। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सलीम अली सेंटर है, सलीम अली सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार जो फेमस एनजीओ होते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं इन पे, ये कहते हैं कि देखिए सलीम अली सेंटर है फॉर ऑर्थोनोलॉजी, ये होता है पक्षी विज्ञान, और इन्होंने भी कहा था कि एक कंजर्वेशन एटलस इन्होंने रिलीज़ करी थी, और उसमें स्पेस एप्लीकेशंस की सहायता से इन्होंने वो एटलस बनाई थी, और उसमें रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 38% जो वेटलैंड्स हैं वो ऑलरेडी लॉस्ट हो गए हैं, और कई कई जिलों में तो 12% ही सिर्फ सर्वाइव कर पाए हैं अभी तक। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक गाइडलाइंस जारी करी थी वेटलैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड और कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो उस गाइडलाइंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 150 वाटर बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज किया था 24 स्टेट्स यानी 24 राज्यों के अंदर में, जो कि काफ़ी कम है। तो इस वजह से ये होता है कि देखिए और जितनी ज़्यादा रिसर्च स्टडीज सामने आई हैं, ये सामने आए हैं कि जो इस आसपास के खेती होती है, यानी अब देखिए बेलांडूर झील थी जहाँ पे आग लगी है, उस आसपास के जो खेती होती है वहाँ पे एक तरह से कैडमियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी वजह से आप और भी देख लीजिए जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स होता है, और उसकी वजह से जो ये हैवी मेटल्स हैं हमारी फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं। कैसे? बायो एक्यूमुलेशन से। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? देखिए बायो एक्यूमुलेशन वो होता है कि जब कोई ऐसे टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले तत्व किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और जबकि ये इतनी ज़्यादा इनकी प्रोड्यूस रेट होती है कि उस रेट पे ये डिग्रेड नहीं हो पाता, यानी फूड चेन में बस के रह जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, मतलब थोड़ा ऐसे लेमन टर्म्स में बताया मैंने आपको। और बायो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बायो कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि ये तो देखियो बायो एक्यूमुलेशन तो मान लीजिए टॉक्सिक मटेरियल्स हमारी फूड चेन में कहीं से भी एंटर कर जाते हैं, मान लीजिए एनवायरनमेंट में, वाटर से या फिर और दूसरे जगह से भी। लेकिन बायो कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि सिर्फ जब पानी से वो जहरीले तब एंटर करें तब वो होता है बायो कॉन्सेंट्रेशन। और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन ये होता है कि जब एक मान लीजिए ये फूड चेन होती है हमारी,
तो ये हायरार्की जो होती है, शुरू में जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन में जो ये पौधे टाइप से होते हैं जो तैरते रहते हैं, या फिर वो मतलब फूड चेन चलती है ना, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर फिशेज आती हैं, फिर ये मछलियाँ, जो बड़ी मछलियाँ आती हैं, फिर मछलियों को खाने वाले ये आते हैं, बियर आते हैं मान लीजिए। तो देखिए ये कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन में जो ये होते हैं जहरीले तत्व काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जब हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते वो जहरीले तत्व बढ़ते जाते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए सॉइल साइंटिस्ट ने भी कहा कि कैडमियम बढ़ रहा है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो हर एक सिटी के लिए अलग से अलग, हर एक लेक के लिए, हर एक झील के लिए प्रोटेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए। और हमारा एयर क्वालिटी है इंडिया की वो तो पहले से खराब थी, तो इस वजह से अब वेटलैंड की हालत वो भी खस्ता हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो सिटीजन्स को भी आगे आना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट्स पे कि आप इस पर जल्दी से कोई ना कोई आप झीलों को बचाने के लिए उपाय कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो जुडिशरी जो आजकल कानून बनाने लगी है और सिविल राइट्स का हनन करने लगी है, खुद ही जुडिशरी पर जिम्मेदारी है कि वो सिविल राइट्स को बचाए, जबकि खुद ही जो सिविल राइट्स को हनन करने लगी, यानी उनको प्रोहिबिशन करने लगी है सिविल राइट्स पर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है और ये टॉपिक है, ये आर्टिकल है। क्वेश्चन की डायरेक्शन तो थोड़ी अलग भी है, मतलब पूरे होलिस्टिकल पिक्चर यानी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को समेटे हुए ये क्वेश्चन। यानी देखिए कानून बनाना, तो जिस प्रकार से जुडिशरी अभी कानून बना रही है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली यह है, राइट तो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट या फिर असेंबलीज को दिया गया है। तो ऐसा करना जुडिशरी द्वारा, यानी जुडिशरी द्वारा कानून बनाना कहीं ना कहीं हमारे प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है, और इवन ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। आपको इस बात पर टिप्पणी करनी है। देखिए अगर पूरी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो जब हमारा संविधान बना था आज़ादी के बाद, तो हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि कितनी मुश्किल से राइट्स मिलते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके राइट्स को काफ़ी दबाया था उस टाइम पर, और उन्होंने काफ़ी एक तरह से बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत संघर्ष किया था आज़ादी पाने के लिए। तो उनको लगा था कि भविष्य में भी इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने काफ़ी राइट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को। आपको पता है पूरा हमारे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है पूरा, कौन कौन से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वो जो चैप्टर चलता है। और उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने देखिए स्टेट को इतने राइट्स नहीं दिए, मतलब वो बात अलग है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी काफ़ी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इन्होंने कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग राइट्स दिए जनता को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और रिस्ट्रिक्शंस रखी वो सिर्फ स्पेसिफिक थी और कई कई सिचुएशन में थी, वो ऐसा नहीं एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। तो दो लेयर का प्रोटेक्शन है इन सिविल राइट्स के ऊपर पे। एक लेयर ऐसी है कि इन फंडामेंटल राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर्स के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी पार्लियामेंट कानून बना के ही इनको चेंज कर सकती है, वो भी तब जब पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता हो। यानी फंडामेंटल राइट्स को तभी हम चेंज कर सकते हैं जब उससे पब्लिक गोल सर्व होता हो हमारा। और अगर ये करते हैं, अगर इवन जो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज करती है, तो वो भी जो है जुडिशरी के पास में उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर वो गलत ढंग से चेंज करते हैं, यानी उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, तो जुडिशरी उसको एक प्रकार से इनवैलिडेट कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी। तो दो तरह की प्रोटेक्शन थी हमारी फंडामेंटल राइट्स यानी सिविल राइट्स पे। और बैलेंस है काफ़ी चीज़ों में हमारे संविधान में, स्टेट और सिटीजन के बीच में बैलेंस है, यानी सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं, लेकिन स्टेट के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस दी गई है, ताकि पब्लिक एंड लैंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना हो तो कई बार फंडामेंटल राइट्स को, जैसे हम कह देते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर सोसाइटी के लिए खतरनाक हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, धार्मिक भावनाओं को आप भड़का दो, तो इस पर आप केस दर्ज हो जाएगा। यानी स्टेट के पास भी कुछ राइट्स हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, सोसाइटी के लिए, वो सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं पैदा होनी चाहिए, वो जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, काफ़ी सारे हैं वो आर्टिकल नंबर 19 में, और आगे जो 20, 21 में का हर एक में दिए हैं थोड़े थोड़े। दूसरे हमारे जो राइट्स एंड पब्लिक गोल्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को तभी आप वायलेट कर सकते हो तभी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। और तीसरा है बैलेंस लेजिस्लेचर और कोर्ट के बीच में, यानी अगर लेजिस्लेचर अपने दायरे से बाहर जाती हैं तो कोर्ट्स उनको कर्व कर जाती हैं। तो तीनों चीज़ों में बैलेंस था, हमारे संविधान में बनाया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, और इस बैलेंस ने काम भी किया अभी तक। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से एक तरह से बाहर जाने लगा है। वैसे तो देखिए अभी तक इन्होंने काम जो किया था वो ठीक ठाक ही रहा था, कई चीज़ों में अच्छा, कई चीज़ों में गलत। जैसे एग्जांपल दें तो सिटीजन एक्ट है, सिटीजन एक्ट आज भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, तो कहीं ना कहीं इस पर क्रिटिसिज्म होता है कि सिटीजन एक्ट जो है अंग्रेजों का लाया हुआ था, कॉलोनियल लिगेसी है, तो इसे नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक नहीं हटाया और बरकरार रखा है। तो उसी तरह से सेक्शन 66A है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया। अगर सिटीजन में अच्छा काम नहीं किया तो 66A में अच्छा काम किया। इन्होंने 66A को हटा दिया जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन था। अश्लीलता का जो कानून है वो आज भी बरकरार है। अश्लीलता देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या अश्लील होता है समाज में, अगर कोई देखिए अश्लीलता फैलाता है तो उस पर
एक तरह से आईपीसी के तहत में उस पर कानून का डंडा चल सकता है। लेकिन अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या अश्लीलता के अंदर में आता है क्या नहीं आता है, तो काफ़ी एम्बिगुअस ये टर्म है। लेकिन जुडिशरी ने इसको नहीं हटाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुडिशरी ने इसको काफ़ी सालों से लिबरलाइज कर दिया, मतलब बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ अब अश्लीलता के अंदर नहीं आती। तो ये बात है। लेकिन अब तक तो ठीक था, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा अच्छा काम किया, थोड़ा बेकार काम किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कानून बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो यूं था कि कानून को रिमूव करना है या फिर नहीं करना है या फिर किस प्रकार से काम करना है, सिर्फ वो जुडिशियल रिव्यू करते थे। अब तो उन्होंने खुद से कानून ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। कोर्ट ने अपना रोल है वो रीडिफाइन कर लिया है। ये संरक्षक थे सिविल राइट्स के, गार्डियन होता है संरक्षक। और ये देखिए सिविल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक थे, ताकि वो जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट किसी प्रकार का बेकार कानून ना बनाए। लेकिन ये तो खुद ही अब संरक्षक ही अब देखिए खुद ही कानून बनाना लग जाए, और संरक्षक के लिए तो कोई संरक्षक है ही नहीं। मतलब जुडिशरी के पास, जुडिशरी की ड्यूटी यूं थी कि आपको ये देखना है कि पार्लियामेंट कोई बेकार कानून तो नहीं बना रहा है, और जबकि अब ये तो खुद ही कानून बना रहे हैं, तो इनके ऊपर में तो कोई है ही नहीं जो ये कानून बना रहे हैं। इनको देखने के लिए कौन है कि जुडिशरी जो कानून बना रही है वो कैसा कानून बना रही है, तो वो तो मॉनिटर करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई बॉडी नहीं है। तो एक प्रकार से जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है वो तो जीरो है। और दूसरी, इनके पास में एक्सपर्टीज नहीं होती। वो थोड़ा थोड़ा हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। 3 ऐसे इंस्टांस देते हैं ये। एक है जोली एलएलबी, जो अक्षय कुमार की मूवी अभी आई है। ये कहते हैं कि देखिए एक पीआईएल फाइल की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के पास में, कि जोली एलएलबी की जो मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें जो वकालत का जो ये पूरा प्रोफेशन है उसका, लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ाया गया है। तो ये केस गया बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अलग से 3 मेंबर्स की कमेटी गठित की उस पूरे इस जोली एलएलबी मूवी को रिव्यू करने के लिए। तो देखिए अपने आप में कितना हास्यास्पद है ये। अगर जोली एलएलबी की मूवी को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, मान लीजिए सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, तो आप इस बात पर देख सकते हैं कि जो पास किया है वो गलत है या नहीं है। लेकिन आप तो खुद से ही अलग से आपने कमेटी बना ली, वो तो अपने आप में एक बिल्कुल ही हास्यास्पद है। एक तरह से आप खुद के ही मैकेनिज्म्स डिसाइड कर रहे हो, खुद की बॉडी बना रहे हो आप अलग से, खुद ही आप मैकेनिज्म भी डिसाइड कर रहे हो कि क्या इस दायरे में आएगा क्या नहीं आएगा। ये सब काम तो पार्लियामेंट का बनाना है ना, कि सेंसर बोर्ड को पार्लियामेंट ने बनाया है। सेंसर बोर्ड की जो किस प्रकार से वो पूरा देखती है कौन सी मूवीज रिलीज होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट की गाइडलाइंस है, पार्लियामेंट की रेफरेंस है। आप किस प्रकार से इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर सकते हो। तो उसके बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि जोली एलएलबी की जो मूवी है वो अभी विचाराधीन है केस बॉम्बे हाईकोर्ट के पास में, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बाद में जोली एलएलबी वाले जो प्रोड्यूसर थे वो भी क्या करते बेचारे, तो उनको पता था कि काफ़ी कॉमर्शियल लॉस हो जाएगा हमारा अगर डिले होएगी मूवी। तो फिर उन्होंने एक तरह से बात मान ली, थोड़ी बहुत जो कट्स करने थे वो मूवी के अंदर में कर दिए। दूसरा एग्जाम्पल है वो है नेशनल एंथम का। जुडिशरी ने कहा कि नेशनल एंथम चलाना चाहिए और कंपलसरी है सिनेमा हॉल्स के अंदर में। तो एक प्रकार से ये एक जो पेट्रोटिज्म है वो थोप रहे हैं जनता पे, इस प्रकार से कहते हैं ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि देखिए वो बात तो छोड़िए चीज़ अच्छी है या बुरी है, क्या ये चीज़ लीगल भी है क्या नहीं है, क्या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक है भी या नहीं है। यानी जुडिशरी जिन पे दारोमदार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं को बचाने का और उसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, वो खुद ही हमारे संविधान के विरुद्ध जाके इस प्रकार के जो वर्डिक्ट है वो पास कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है ये जो हमने कल परसों ही डिस्कस किया था, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऑफ 1994। इसमें यह है कि देखिए जो अल्ट्रासोनिक मशीन्स का गलत यूज होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उसका गलत इस्तेमाल होता है। कई बार क्या है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं गूगल पे, याहू पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे, इन सब पे। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है ना, उनका भी एक सर्च इंजन है बिंग, तो उन पे देखिए ये आती है जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो जुडिशरी ने कहा कि देखिए हमारे देश में फीमेल फोर्टिसाइड यानी जो भ्रूण हत्या है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है, इसलिए सेक्स रेशो है वो काफ़ी एक तरह से बहुत गलत है मतलब। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए अभी ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन तीनों को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को और जो याहू को, इनको कहा कि देखिए अभी भी आपके सर्च इंजन्स पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आती है इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को रोकना। और इसके लिए आप एक कमेटी गठित कीजिए, इन हाउस एक्सपर्ट्स कमेटी गठित कीजिए, तो कि यह डिसाइड करेगी कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट हटानी है कौन सी नहीं हटानी है। और इसी बात का विरोध कर रहे हैं ये पर्सन जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये कहते हैं कि देखिए गौतम भाटिया इनका नाम है। ये कहते हैं कि देखिए इस प्रकार से
जो आप कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन की या फिर सेंसर की पावर्स देना एक ऐसी कमेटी को, तो वो तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वो तो अपने हिसाब से कुछ भी सेंसर कर सकते हैं, और इसका एक्सपर्ट्स ने इस बात का विरोध किया है, क्योंकि उनको पावर दी गई है कि आप ऐसे कीवर्ड्स रिमूव कर दीजिए जैसे जेंडर सिलेक्शन या फिर इस प्रकार के। तो कहते हैं कि देखिए आज जेंडर सिलेक्शन की बारी है, कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि सिसेशन से रिलेटेड आप वर्ड्स है वो भी रिमूव कर दीजिए, टेररिज्म से रिलेटेड वर्ड्स है वो भी रिमूव कर दीजिए। तो ये इनकी बात है। कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये तो सही काम है मेरे हिसाब से, तो मतलब इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया। बाकी आगे देखिए पीआईएल है, मतलब पीआईएल का काम क्या था? पीआईएल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का काम ये था कि जो समाज के गरीब लोग हैं उनको जस्टिस दिलाना। क्योंकि देखिए 1978 में जब पीआईएल की स्टार्टिंग हुई थी तब जस्टिस अय्यर थे और जस्टिस दूसरे भी एक थे, कृष्ण नाम से थे। उन्होंने इस प्रकार से शुरुआत करी थी कि जो गरीब आदमी है उनको काफ़ी मुश्किलात आती है सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से फाइल जो डाली जाए, मतलब पिटीशन डाली जाए, काफ़ी महंगा, काफ़ी खर्च आता है सुप्रीम कोर्ट में केस करने में। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई गरीब लोग सिर्फ एक खत लिखता है सुप्रीम कोर्ट को तो उनका लेटर भी एक तरह से यह माना जाएगा कि उन्होंने केस किया है। इस प्रकार से पीआईएल का कंसेप्ट आया था। लेकिन आजकल पीआईएल का कंसेप्ट है वो तो सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए यूज होता है। इन तीनों केसेस में पीआईएल फाइल की गई थी, यानी जोली एलएलबी के केस में भी और नेशनल एंथम के केस में भी और जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले केस में भी, तीनों केसेस में जो है पीआईएल फाइल की गई थी। और बाद में जुडिशरी ने अपने दायरे से बढ़ के इन पे अपने अपने जजमेंट्स दिए जो कि कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ में, ऐसा ये कह रहे हैं। और वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि देखिए अभी तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे केसेस सामने आने वाले हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी यह भी केस चल रहा है कि पोर्नोग्राफी को टोटली बैन कर दिया जाए और ऐसे कीवर्ड्स हटा दिए जाएं जैसे रेप वीडियोस हैं, और ऐसे कीवर्ड्स रेप वीडियोस, और दूसरा कॉन्डोम के ऊपर में जो पिक्चर्स हैं उनको भी हटा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। और इवन मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, तमिल एक एपिक है थिरुकुरल, ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री की बुक में भी है, इस पे भी देखिए इसको कंपलसरी कर दिया जाए वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में। तो उससे रिलेटेड ये सारे जो है न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है 3 चीज़ों पर टिकी हुई है, कहीं ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव। तो अगर देखिए इनमें से एक भी अपने दायरे से बाहर जाता है तो सही में हमारा लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं 3 पिलर्स पे टिका है, तो उसका बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जुडिशरी भी अपने दायरे में रह के काम करे। लेकिन ये दायरा है वो काफ़ी एक प्रकार से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है कि अब जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो कुछ कहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी अच्छा काम किया है, कुछ लोग कहेंगे ये अच्छा काम नहीं किया है। तो ये हमेशा कंट्रोवर्शियल अपने अपने व्यूज़ होते हैं। हमें तो दोनों व्यू लिखने हैं, हमें तो दूसरा व्यू भी लिखना है, पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है, हमें अपने मार्क्स से मतलब है। अब देखिए दोबारा से एक रह गया था ये देखिए जो जुडिशरी की ड्यूटी ये है कि एक्टिव सिटीजन्स का निर्माण करें, और जबकि जुडिशरी तो है हमें यह सिखा रहा है कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या नहीं देखना चाहिए, हमें क्या सर्च करना चाहिए, हमें क्या नहीं सर्च करना चाहिए। और जुडिशरी अब हमारे ऊपर में पेट्रियोटिज्म थोप रहा है। बस यही है, लास्ट लाइन थी। अगली जो न्यूज़ है वो चाइना और इंडिया रिलेशन से रिलेटेड है, और जिसमें यूएस जिस प्रकार से उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है उससे रिलेटेड है। ये कहते हैं कि जनवरी के बीच में जो यूएस के एम्बेसडर थे जिनका रिचर्ड वर्मा, जिनका 1 हफ्ते का कार्यकाल बाकी था, वो तवांग की यात्रा पर गए। तवांग एक ऐसा एरिया है हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, और चाइना कहता है कि वो तवांग है वो चाइना का एरिया है, इस प्रकार से वो क्लेम करता है। और इस पे देखिए ये तीनों गए, किरण रिजिजू जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम हैं और ये भी गए, और रिचर्ड वर्मा भी गए। और यानी यहाँ पे तिब्बत के जो लीडर हैं, यानी एक तरह से जो गवर्नमेंट इन एक्साइल इस्टाब्लिश हो रखी है इंडिया में अंदर में, और उनके जो लीडर हैं सिक्योंग, ये तीनों गए तवांग की यात्रा पर। और ये देखिए ये कोई एक्सीडेंटल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि अगर यूएस के एम्बेसडर वहाँ पे गए हैं तो काफ़ी सोची समझी वो चीज़ होगी, और ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने आप से पर्सनल रूप से डिसाइड किया। और किसी भी ये यूएस एम्बेसडर की पहली विजिट थी वहाँ पे तवांग के अंदर में, तो काफ़ी लाजमी है कि शार्प रिएक्शंस आए चाइना की तरफ से भी, और चाइना ने इस बात का विरोध किया। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दखलंदाजी की यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यूएस के जो काउंसिल जनरल क्रेग हॉल हैं, इन्होंने भी अभी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर ये गए अप्रैल के अंदर में, और इन्होंने कहा कि देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है। और गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी सारे बंदों को अलाउ किया, जैसे कि यूएस की फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए ये इनका नाम है कैटरीना लेंटोस वेट,
ये भी गई धर्मशाला में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जो कि चाइनीज़ डिसिडेंट्स के, यानी चाइना से नाराज़ लोगों की थी, जैसे तिब्बतन उइगर्स अलग से देश की मांग कर रहे हैं वहाँ पे चाइनीज़ के अंदर में, जिंगजियांग प्रोविंस में। और जो फालून गोंग एक्टिविस्ट, ये भी चाइना से नाराज़ रहते हैं। तो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पे इंडिया ने अलाउ किया कि जो यूएस के फेडरल गवर्नमेंट के रिलीजियस फ्रीडम बॉडी है, इनके कमिश्नर वहाँ पे जा सकते हैं, और इंडिया ने अलाउ किया उनको। और जून में ये हुआ कि थॉमसन सैनन, तो ये भी कोई बंदे हैं, ये सब डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है, बस एग्जांपल्स देने के लिए हैं, प्रूव करने के लिए। कहने का मतलब ये कि इंडिया अलाउ कर रहा है अब चाइना, यानी यूएस के एक्सपर्ट्स को, यूएस के ऑफिशियल्स को अलाउ कर रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में बोलें वो और इंटरफेयर करें, जो कि अपने आप में गलत है। उसी चीज़ को इस पूरे आर्टिकल्स में कह रही हैं ये सुहासिनी हैदर। ये कह रही हैं कि देखिए, इंडिया ने इस बात का विरोध नहीं किया कि यूएस हमारी तरफ से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इंप्रेशन जाता है कि हम उनको एंकरेज कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, काफ़ी सारे इश्यूज पे, तो अब ऐसी सिचुएशन में एक एक्सटर्नल वॉइस का दखलंदाजी, यानी यूएस की फॉर्म में एक्सटर्नल वॉइस की दखलंदाजी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, इससे तो हमारी जो आवाज़ है वो और ज़्यादा दब जाएगी। तो जरूरत यह है कि हमें अपने आप से ही हमारे रिलेशंस को हैंडल करें। यूएस के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं, उनके एक्सपर्ट्स और इवन इंडिया के थिंक टैंक्स भी अब मिडिल पावर कोलिशन का एक तरह से उदाहरण पेश करने लगे हैं। ये मिडिल पावर कोलिशन क्या है? मिडिल पावर कोलिशन ये है कि देखिए, जो अब जापान है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनको चाइना से खतरा रहता है इस पूरे रीजन में, इनको ये लगता है कि अमेरिका पे जो इनकी डिपेंडेंस है, अभी तक क्या है, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से ट्रंप चुन के आए हैं, ट्रंप कहते हैं कि हम हमारे सहयोगियों को हेल्प नहीं करेंगे, तो इनको यूँ लगता है जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को कि अगर कल को अगर चाइना से प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें अपना दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए। तो इनको यूँ लगता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिला के तीनों का एक गठबंधन हो, अलायंस हो, जो कि मिल के यूएस के बिना, मतलब यूएस के, इसका मतलब ये नहीं कि यूएस को छोड़ देंगे वो, लेकिन अलग से एक अलायंस की स्थापना करेंगे, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनको कहेंगे मिडिल पावर कोलिशन से। ये मिलके चाइना से लड़ेंगे का मतलब यूँ नहीं है कि वार होगा, मतलब कंटेनमेंट होगा। अगर चाइना एग्रेशन दिखाता है तो मिलके ये कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखाएंगे और सामना करेंगे चाइना का। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोलिशन होगा जो कि चाइना को काउंटर करेगा, चाइना की जो मैरीटाइम हेजमोनी है वहाँ पे साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करेगा। और देखिए, बात यह है कि अब हम तो हेल्प कर देंगे जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, वहाँ साउथ चाइना सी में हमारी नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी है, तो वहाँ पे हम हमारे शिप्स भेज देंगे, जॉइंट पेट्रोलिंग हो जाएगी। लेकिन ये हमारी सहायता कैसे करेंगे? हमारा तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पर हमारा चाइना से विवाद है, ऊपर हमारे बॉर्डर पे अगर कल को कोई घटना हो जाए तो ये थोड़े ना आएंगे हमारी हेल्प करने। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारे जो सोच समझ के फैसले लेने चाहिए हमें, क्योंकि चाइना हमारा बॉर्डर कंट्री है। और किस प्रकार से पहले से अब ये कहते हैं कि चाइना के साथ में हमारे 3.5 फ्रंट्स हो गए हैं, यानी 3.5 फ्रंट्स हो गए हैं। कैसे? एक फ्रंट तो है लैंड फ्रंट, बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, दूसरा अब जॉइंट पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, यानी साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से ये जो कोलिशन बनाने की बात कर रहे हैं, तीसरा पाकिस्तान में एक फ्रंट रहता है, क्योंकि चाइना बहुत सारा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, हथियार भी देता है, मिसाइल्स भी देता है, सीपैक है, न्यूक्लियर पावर भी उन्होंने दी थी। और जो बाकी ये आधा फ्रंट कौन सा है, वो है तालिबान का। अब देखिए, तालिबान को भी सपोर्ट करने लगे हैं ये रशिया मिलके, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों मिलके अब तालिबान को भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये हमारा 3.5वां फ्रंट है, यानी आधा फ्रंट है ये, तो 3.5 फ्रंट है जिसके साथ में हम लड़ रहे हैं चाइना। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब देखिए, आंसर आज आता है, मान लीजिए चाइना के बारे में लिखना है तो क्या इश्यूज हैं हमारे इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये लिखना ना, लैंड फ्रंट, यूएस फ्रंट, अब पाकिस्तान का फ्रंट, ये फ्रंट, एक लाइन में तीनों फ्रंट आ जाओगे तो एग्जामिनर को जो चेक करते हैं उनको यूँ लगेगा कि काफ़ी नॉलेज है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो याद रख लिया करो, दिमाग में रख लिया करो, सही टाइम पर यूज करना है उनको जब भी मौका मिले। आगे है, देखिए, काफ़ी तलखियाँ आई हमारे इंडिया और चाइना के साथ रिलेशंस में, और फिर भी हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, ठीक ठाक चल रहे हैं। इवन एक टाइम तो ऐसा आया जब हमने साफ साफ आरोप लगाया चाइना पे कि एकमात्र ऐसा कंट्री है जो हमारी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें उसको रोक रहा है। और अगला देखिए, फिर इस हफ्ते जाने वाले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर, वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए जा रहे हैं चाइना में। तो अभी जरूरत यह है कि देखिए, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सके, क्योंकि यूएस की प्रेसिडेंसी में तो काफ़ी एक तरह से अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं कि किस प्रकार की वो पॉलिसी बनाएंगे जो ट्रंप हैं, और उनका कुछ नहीं पता। तो फिर से बात यही है कि देखिए, जो गांधी का एक प्रिंसिपल है, ये भी अच्छा प्रिंसिपल है, ऐसे में यूज कर सकते हो। असली पावर यानी सच्ची शक्ति वही है जो सॉफ्ट बोले, यानी सॉफ्ट स्पीक करे, और कोई रीज़न है नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बोला जाए। तो कहने का मतलब यही है कि दूसरों की आवाज़ को
अपने यानी दूसरों अपने रिलेशंस में इंक्लूड करने के बजाय ये है कि खुद से ही वो रिलेशंस हैंडल किए जाएं, यानी यूएस की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए चाइना और हमारे रिलेशंस के बीच में। ये देखिए, नो डज इट नीड टू एम्प्लॉय द वॉइस ऑफ अदर्स। कहने का मतलब ये है कि देखिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है और आराम से बोलने की आवश्यकता है, और जबकि हमें अपने आप के इंटरेस्ट को दर्शाने के लिए किसी दूसरे की आवाज़ की आवश्यकता भी नहीं है। ये गांधी का प्रिंसिपल था और हमें वही अपनाने की जरूरत है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। अगला देखिए जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कोर्ट ने बीसीसीआई में, आपको पता है, अनुराग ठाकुर को हटाकर, क्योंकि वो लोधा रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने खुद से ही 4 मेंबर्स की कमेटी गठित कर दी। तो उनके खिलाफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके लिए है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा इनका जो काम है, क्योंकि इनको क्या क्या करना है, इनको लोधा कमेटी की जो डायरेक्शंस है, रिकमेंडेशंस, उनको इंप्लीमेंट करवाना है, और हमारी जो बीसीसीआई का कद है आईसीसीआई के अंदर में उसको भी स्ट्रेंथन करना है। आईपीएल को अच्छे से करवाना है, क्योंकि बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप से ये सब आईपीएल को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, क्योंकि आईपीएल जो है मेजर सोर्स है रेवेन्यू का बीसीसीआई के लिए। अगर इसको अच्छे से गवर्न नहीं किया गया तो रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। चौथा, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आने वाले टाइम में, सस्टेनेबल बेंचमार्क रहेगा हमारी क्रिकेट के लिए, नहीं रहेगा। तो ये सारे 4-5 हैं वो चैलेंजेस हैं। और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो ये लोधा कमेटी जो ये काम करेंगे वो ब्लूप्रिंट साबित होगा आने वाले महीनों में, और काम के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए भी। और आते ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे न्यू दिल्ली में बीसीसीआई का ऑफिस जो इन्होंने बनाया था, पुराने बीसीसीआई ने यानी पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उसको हटा दिया। और रेवेन्यू लॉस, एक तरह से ये कहते हैं कि देखिए आईसीसी में, इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वहाँ पे एक केस था बीसीसीआई से रिलेटेड, वहाँ पे इन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं की, इससे 3000 करोड़ का लॉस हो गया। मतलब अच्छे से काम नहीं करे, कहने का मतलब जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, यानी कोर्ट ने जो कमेटी गठित करी है उनको। तो उसके बाद में कहते हैं कि देखिए आईपीएल को इग्नोर करेंगे, आईपीएल के खिलाफ में नफरत रहती है, जो लोग क्रिकेट को सुधारना चाहते हैं, तो रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। इस साल तो काम चल जाएगा अगर आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो 2018 में काफ़ी एक्टिविज्म दिखाने की जरूरत है अगर आईपीएल में आपको रेवेन्यू लाना है तो, क्योंकि नए मीडिया राइट्स दिए जाएंगे, नए मीडिया राइट्स का एग्रीमेंट्स होगा, ब्रॉडकास्ट के राइट्स किनको दिए जाएं उसके बारे में भी डिसाइड किया जाएगा। 2 नई टीम जिनको सस्पेंड किया गया था, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, वो फिर से आ जाएंगी। तो अभी बात यह आता है कि देखिए और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं इनके सामने, और जैसे कि जो रेसिस्टेंस आएगा बीसीसीआई के अंदर से, रेसिस्टेंस आएगा कि वो चेंज नहीं होना चाहते, लोधा कमेटी को नहीं अपनाना चाहते, और इनको पता नहीं है, जो कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, विनोद राय वगैरह, इनको एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं है कि आईसीसी के साथ में किस प्रकार से नेगोशिएशंस किए जाएँ। और अगर यही हाल रहा तो आईपीएल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स, जो हर साल इन्वेस्ट करते हैं, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। और देखिए, और अगर लोधा कमेटी को बिल्कुल बाय वर्ड इंप्लीमेंट करते हैं तो लॉजिस्टिकल चैलेंज आएंगे और स्ट्रक्चरल इश्यूज भी काफ़ी आएंगे, तो इसलिए लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर देखिए इन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करी तो कोर्ट की जो जजमेंट थी, जिस प्रकार से उन्होंने अलग से ये 4 बंदे अपॉइंट किए थे, उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म होगा। तो अगला हमारा आर्टिकल है वो ट्रंप और मीडिया से रिलेटेड है। देखिए ट्रंप तो साफ साफ एक तरह से आजकल मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं यूएस के अंदर में। वो कहते हैं कि जो यूएस का मीडिया है काफ़ी ज़्यादा फेक है और बाइस्ड न्यूज़ करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, हफमैन पोस्ट, इन सबको क्रिटिसाइज़ किया ट्रंप ने। मतलब अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ट्रंप जो हैं, जो ये मेन मीडिया घराने हैं यूएस के अंदर में, उनका जवाब भी नहीं देते। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा अभी मीडिया के आगे, कि उनकी क्रेडिबिलिटी है काफ़ी लो हो गई है पूरे वर्ल्ड में। और ये कहते हैं कि जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया आया है या फिर एंटी सीक्रेसी ग्रुप्स जैसे कि विकीलीक्स आए हैं, तो इन पर लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं और मीडिया पर कम विश्वास करने लगे हैं। और पहले भी ऐसा हुआ था कि ये कहते हैं कि दौर चलता है, पहले लोग प्रिंट मीडिया पे विश्वास करते थे, फिर रेडियो न्यूज़ पे करने लगे, फिर टीवी न्यूज़ पे करने लगे। तो अब ये नया दौर आएगा जिसमें लोग सोशल मीडिया या फिर विकीलीक्स जैसी साइट्स पर विश्वास करने लगेंगे। इसलिए मीडिया को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ट्रंप कहते हैं कि ये मीडिया जो है वो फैक्ट्स के दम पर नहीं बोलता, झूठ फैलाता है, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी लानी होगी और फैक्ट्स के दम पर ज़्यादा न्यूज़ छापनी होगी। फिर ये लास्ट में एक बात कह के छोड़ देते हैं कि वैसे तो आमतौर पे अमेरिका की जो मीडिया है फैक्ट्स के दम पे बोलती है, लेकिन ट्रंप तो बिल्कुल ही उनको झूठ बता देते हैं, तो इनके पास में कोई चारा रहता नहीं है। तो यही बात है, कहीं यूज कर सको तो मीडिया रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। अगला आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स से रिलेटेड है। देखिए एक केस था, बम धमाका हुए 2005 में दिल्ली के अंदर में, मोहम्मद रफ़ीक शाह और मोहम्मद हुसैन फजीली,
इनको गिरफ्तार किया गया और आज 12 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा मामला है और कहते हैं कि जिस प्रकार से 12 साल बाद एक तरह से जस्टिस मिलना, कहीं ना कहीं हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम जो है वो कटघरे में है और 12 साल लग गए। पर जो प्रोसिक्यूशन था, पुलिस का काफ़ी वीक केस था और एक तरह से जस्टिस पूरी तरह से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होगी। 12 साल तक किसी निर्दोष का जेल में रहना हमारी पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है और गलत एग्जाम्पल पेश करता है। फिर ये कहते हैं कि देखिए अब उनको भी, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था या फिर ऐसी प्रकार का केस चलाया था, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए जुडिशरी को। और जो हमारा पूरा सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। उसमें 4 प्रकार के सजेशंस ये देते हैं कि जिस प्रकार से कोई क्राइम के बाद में प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर कलेक्शन करो, सारे जो एविडेंस है उनको सिक्योर करो, उनको कलेक्ट करो, फिर उनकी जो फोरेंसिक जांच करवाओ, अच्छे से उनको इवेल्युएट करो। उसके बाद में जो सस्पेक्ट्स हैं या विटनेस है उनकी लॉजिकल क्वेश्चनिंग करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि नाम पे आपको बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मतलब सिर्फ आपने प्रेशर कम करने के लिए, पब्लिक प्रेशर कम करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया और बाद में 12 साल बाद जाके उनको एक तरह से उनकी जो रिहाई साबित होती है ट्रायल कोर्ट के अंदर में। तो सारा इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर एंड रोबस्ट होनी चाहिए और आउटकम आनी चाहिए उनकी प्रॉपर ढंग से। और वे फॉरवर्ड यही है कि देखिए अभी जुडिशरी ने उनको रिहा किया है, वो तो सिर्फ आधी विक्ट्री है। मामला पूरा जब होगा, जब जुडिशरी उन पर एक्शन लेगी जिन लोगों ने उनको गलत ढंग से फंसाया था और 12 साल बाद कोर्ट ने उनको रिहा किया, तो वही बात है। हाँ, इनऑर्डिनेट डिले ये एक तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। कीवर्ड अच्छा है, इस्तेमाल कर लेना है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। चलिए अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ये है लाइव मिंट का। लाइव मिंट का ये आर्टिकल क्या कहता है कि देखिए इंटरस्टेट ट्रेड ये कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई है और यूनिक डेटा सामने आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में। कैसा? और वैसे तो देखिए डेटा का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। ये पहले तो डेटा की तारीफ करते हैं, जिस प्रकार से बिग डेटा का यूज़ किया गया है, जैसे रेलवे पैसेंजर्स का डेटा को यूज़ किया गया है माइग्रेशन के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी डेटा हमारा होता है, इंटरकनेक्टिंग होता है। हम एक जो बिग डेटा होता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, हम उसे काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी एक शुरुआत की गई है। रेलवे का पैसेंजर्स का डेटा कोई यूज़ नहीं करता था, अब इसका डेटा का यूज़ किया गया यह पता लगाने के लिए कि माइग्रेशन कितना होता है, किस स्टेट से कितना ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए आप ये इस मामलों में सही में एक बिल्कुल वो है, आप कह सकते हो सिमिलरिटी मिलती है। मान लीजिए अब देखिए दिल्ली और यूपी या फिर दिल्ली बिहार की ट्रेन्स हमेशा फुल मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है दिल्ली बिहार या फिर दिल्ली यूपी की ट्रेन्स में। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि यूपी या बिहार से जो माइग्रेशन है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया था। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे उसमें। और देखिए इकोनॉमिक सर्वे यह कहता है कि जो इंटरस्टेट ट्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे, यानी विभिन्न राज्यों के बीच में जो हमारा ट्रेड है वो हमारी जीडीपी का 54% है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। आमतौर पे ऐसा बिलीव किया जाता था कि काफ़ी बैरियर्स लगाए जाते हैं, तो बैरियर्स लगाए जाते हैं इसलिए ट्रेड ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है विभिन्न राज्यों के बीच में। और यूएस के मुकाबले का हमारा ट्रेड है, इंटरस्टेट जो ट्रेड है ये। और उसके बाद में ये आता है कि देखिए क्या ये ट्रेड जो है वो पर वर्ष इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या इस वजह से ज़्यादा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, मान लीजिए एक राज्य में जो वैट है वो कम है, दूसरे राज्य में ज़्यादा है, इसलिए है लोग जो हैं वो दूसरे राज्य से सामान लाके अपने राज्य में बेचते हैं। तो यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये इतना ज़्यादा ट्रेड होता है विभिन्न राज्यों के बीच में, क्या ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम है वो अपने आप में एक तरह से विकृत है, यानी वो अपने आप में अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए ट्रेड हो रहा है, या अपने आप में ये नेचुरली जो है ये ट्रेड हो रहा है विभिन्न राज्यों के बीच में। फिर ये बात करते हैं कि देखिए एक समय था जब आपको याद होगा आज़ादी के बाद में हम कहते थे कि हमें फॉरेन जो एफडीआई की जरूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें अपने आप में सफिशिएंट, अपने आप को ऐसा सफिशिएंट बना लेंगे कि सब कुछ अपने आप पे निर्भर रहेंगे हम। तब हमने एफडीआई का विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे हमने हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया। 1991 में एलपीजी के रिफॉर्म्स आए और 2011 में भी आपको पता है कि जो हमारा ट्रेड था उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये कहते हैं कि 2011 के बाद से तो हमारा ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ में चाइना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं मुझे इस बात पे डाउट लगता है कि हमारा ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ में चाइना से भी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि चाइना तो काफ़ी ट्रेड करता है इंडिया से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गुना। तो इसको चेक कर लेंगे इस फैक्ट को हम। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये अच्छा होता है, ट्रेड करते हैं ना सिर्फ इंटरनली, अगर एक्सटर्नल भी ट्रेड करते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि इससे डिवीजन ऑफ लेबर्स और एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स आती है, प्रोडक्टिविटी आती है। जैसे मान लीजिए बिहार में लेबर को अच्छा वेजेस नहीं मिल पाते, तो वो दिल्ली में आ जाएंगे तो उनको वेजेस अच्छे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी आई लेबर के अंदर में, एफिशिएंसी भी आई, और जो लेबर्स है उनका जो लोकेशन यानी एक तरह से वो अच्छी जगह पे प्लेस हो गए। इसका कहने का मतलब यही है कि
सबको फायदा होता है, पुअर्टी से दूर होती है। और मोदी ने भी यही कहा था कि हम पूरी इस हमारी इकोनॉमी को ओपन कर देंगे, हमारे वर्ल्ड की तरफ से मोस्ट ओपन इकोनॉमी कहलाएगी हमारी, ऐसी हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो दोनों के एग्जांपल देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की बात करें तो देखिए, कहते हैं कि हमारे पास में एक मौका है, जिस प्रकार से ट्रंप विरोध कर रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक तरह से इंडिया और चाइना को पहले भी काफ़ी हेल्प मिली है इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये इंटरनेशनल ट्रेड से, तो अभी भी हमको एक होना चाहिए, क्योंकि जो ये ओपन ट्रेड है ये जीरो सम गेम नहीं है, इसको सबको फ़ायदा होता है। मान लीजिए हम अगर यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो यूएस को भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। फिर ये इंटरनल बात भी करते हैं कि 302 आर्टिकल में ये लिखा है कि विभिन्न राज्यों के बीच में कोई रोक नहीं लगेगी ट्रेड करने के लिए, अगर, लेकिन बाद में एक्सेप्शन भी रख देते हैं कि अगर पार्लियामेंट इस बात पे कोई रोक लगाता है तो एक स्टेट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा दूसरे के साथ में। यानी कहने का मतलब ये कि जो हरियाणा है मान लीजिए वो यूपी को सामान भेज सकता है, किसी को भी सामान भेज सकता है, लेकिन बाय चांस अगर कोई ऐसी दिक्कत है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो पार्लियामेंट किसी तरह कानून बना के रोक लगा सकती है, ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी तो वो सबके लिए बनाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी को भेदभाव रखेंगे या फिर बिहार को भेदभाव रखेंगे। अगर हरियाणा चाहता है कि हमें सामान नहीं आना चाहिए बाहर के स्टेट का, अगर कोई मजबूरी है, मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो इससे, तो वो सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी भी स्टेट का नहीं आ सकेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक दो स्टेट के लिए आप ऐसा रूल भेदभाव कर दो, ऐसा नहीं होगा। फिर ये बात कहते हैं कि देखिए एपीएमसी और जीएसटी में भी काफ़ी तरह के अभी इन लॉज को ठीक करने की बात हुई है, तो एक तरह से हमारा पूरा कंट्री का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट होने जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो और भी सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि पूरा हमारा ट्रेड सिस्टम है, यानी विभिन्न राज्यों के बीच में जो बिजनेस है वो अच्छे से हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।